कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड के एक भूले बिसरे कोने से, जहां एटर्निया नाम की एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया मौजूद है। ये ऐसा स्थान है जहां आसमान में तैरते विशाल द्वीप, प्राचीन जीव और शक्तिशाली ड्रैगन देखने को मिलते हैं। हर दिशा में जादू और रहस्यों की एक अलग ही छाया फैली हुई है। इस अनोखी दुनिया के केंद्र में स्थित है महान कैसल ग्रेस्कल का एक प्राचीन किला, जो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और असीम शक्ति की रक्षा करता है। कहा जाता है कि ये शक्ति इतनी प्रबल है कि किसी साधारण इंसान को भी देवताओं से बढ़कर बना सकती है। इसी कारण इसके निर्माताओं ने इस ऊर्जा को एक जादुई तलवार के भीतर सील कर दिया था। एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार जब एटर्निया पर सबसे बड़ा संकट आएगा, तब एक चुना हुआ योद्धा इस तलवार को धारण करेगा और पूरे संसार का रक्षक बनेगा। इस रहस्य और किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक शक्तिशाली जादूगरनी के हाथों में थी, जो वर्षों से उस भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार कर रही थी। पीढ़ियों से एटर्निया का शाही परिवार इस रहस्य को अपने सीने में छिपाए हुए था। अब ये जिम्मेदारी युवा राजकुमार एडम के कंधों पर आने वाली थी, लेकिन एडम अपने पूर्वजों जैसा महान योद्धा नहीं था। जब भी वो खुद को देखता, उसे कोई वीर नायक दिखाई नहीं देता था। उसकी नजरों में वो सिर्फ एक साधारण युवक था, जो अपनी क्षमताओं पर अक्सर संदेह करता रहता था। एक सुबह एडम अपनी माँ रानी मार्लेना को मनाने की कोशिश कर रहा था कि उसे युद्ध की कला से कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाए। उसे लड़ाई और हथियारों से ज्यादा शांति पसंद थी। वो अपना समय अपने वफादार साथी क्रिंजर के साथ बिताना चाहता था, जो स्वभाव में बिल्कुल उसकी तरह शांत और थोड़ा डरपोक था। लेकिन रानी ने उसकी एक न सुनी और उसे प्रशिक्षण मैदान में भेज दिया। उनका मानना था कि भविष्य के रक्षक आराम से नहीं, बल्कि अनुशासन और कठिन अभ्यास से तैयार होते हैं। कुछ ही देर बाद एडम प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुंच गया, जहां कई युवा सैनिक पहले से अभ्यास कर रहे थे। उनके सामने खड़े थे शाही सेना के महान कमांडर डंकन, जिन्हें पूरा राज्य मैन 8 आर्म्स के नाम से जानता था। अनुभवी योद्धा अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि इतिहास कमजोर लोगों को याद नहीं रखता, वो हमेशा उन लोगों को सम्मान देता है जिन्होंने कठिन संघर्षों के बाद महान विजय प्राप्त की हो। डंकन के पास उनकी बेटी टीला भी खड़ी थी, जो एटर्निया की सबसे साहसी योद्धाओं में से एक थी और एडम की सबसे करीबी मित्र भी। जब तलवारबाजी का अभ्यास शुरू हुआ, तब एडम की कमजोरी सबके सामने आ गई। वो साधारण वारों का बचाव भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसके कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे और उसका आत्मविश्वास भी डगमगाता दिखाई दे रहा था। ऊपर महल की बालकनी से ये सब एटर्निया के राजा रैंडर देख रहे थे। अपने बेटे का प्रदर्शन देखकर राजा बेहद निराश हुए। कुछ क्षण बाद वे नीचे आए, एक तलवार उठाई और सबके सामने एडम को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे दी। मुकाबला ज्यादा देर नहीं चला। कुछ ही पलों में राजा ने एडम को परास्त कर जमीन पर गिरा दिया। पूरे प्रशिक्षण मैदान के सामने उसकी कमजोरी उजागर हो गई। राजा ने कठोर शब्दों में कहा कि ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी है और एक दिन उसे अपने भाग्य का सामना करना ही होगा। राजा के चले जाने के बाद एडम अकेला खड़ा रह गया। वो अपने साथ हुई घटना के बारे में सोचता रहा, मानो उसके भीतर का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका हो। तभी टीला उसके पास आई और उसका हौसला बढ़ाने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उतना कमजोर नहीं है जितना खुद को समझता है, और वैसे भी एटर्निया में कई वर्षों से शांति कायम है। शायद कभी युद्ध की जरूरत ही न पड़े। लेकिन टीला की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दोनों की नजर अचानक जादूगरनी पर पड़ी। वो आसमान की ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी, मानो उसने आने वाले किसी भयानक खतरे को महसूस कर लिया हो। कुछ ही पलों में एटर्निया की शांति पूरी तरह टूट गई। पूरा राज्य तेज चेतावनी सायरनों की आवाज से गूंज उठा। एक खतरनाक दुश्मन सेना ने एटर्निया पर हमला कर दिया था। आसमान में धुएं के बादल छा गए और दूर दूर तक विस्फोटों की आवाजें सुनाई देने लगीं। अपनी माँ को खोजने के लिए एडम तुरंत महल की ओर दौड़ा। उधर शाही सैनिक आक्रमणकारियों के साथ भीषण युद्ध में उलझ चुके थे। महल का हर कोना युद्ध की गूंज से कांप रहा था। इस अफरा तफरी के बीच डंकन और उनके सबसे भरोसेमंद योद्धा दुश्मनों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं था कि ये हमला सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत है और बहुत जल्द एटर्निया का भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला है। तभी उसका सामना ट्रैप जो नाम के एक भयानक योद्धा से हुआ। उसका लोहे का जबड़ा और हथियारों में बदल सकने वाली यांत्रिक भुजा उसे बेहद खतरनाक बनाती थी। उसे देखते ही समझ आ जाता था कि वो साधारण सैनिक नहीं, बल्कि युद्ध के लिए तैयार किया गया एक विनाशकारी योद्धा है। डंकन ने तुरंत राजा और रानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का आदेश दिया और खुद दुश्मन को रोकने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन ट्रैप जो की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही वारों में उसने डंकन को परास्त कर जोरदार प्रहार के साथ जमीन पर पटक दिया। अपने पिता को खतरे में देखकर टीला तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ी। वो किसी तरह घायल डंकन को वहां से निकाल ले गई और अगले ही पल एक भयंकर विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। दूसरी तरफ राजा रैंडोर और रानी मार्लेना का सामना हमले के असली सरगना स्केलेटर से हो गया। खोपड़ी जैसे चेहरे वाला ये दुष्ट शासक खतरनाक मुस्कान के साथ घोषणा करता है कि आज रैंडोर के शासन का अंत होने वाला है। स्थिति की गंभीरता समझते हुए राजा ने मार्लेना से कहा कि वो एडम को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाए। उन्होंने
उन्होंने वादा किया कि वे अपनी आखिरी सांस तक अपने परिवार और राज्य की रक्षा करेंगे, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। कुछ ही समय में राजा चारों तरफ से घिर गए। स्केलेटर ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके एक विशाल प्रतिमा को नष्ट कर दिया और आदेश दिया कि राजा को जिंदा पकड़ा जाए ताकि पूरा एटर्निया उसके शासन का गवाह बन सके। उधर रानी मार्लेना किसी तरह तलवार कक्ष तक पहुंच गई, जहां जादूगरनी पहले से मौजूद थी। उसने पवित्र तलवार एडम को सौंप दी। आंखों में आंसू लिए मार्लेना ने जादूगरनी से विनती की कि वो एडम को ऐसी जगह भेज दे जहां स्केलेटर कभी उसे खोज न सके। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो कभी न भूले कि वो कौन है और किस महान वंश से संबंध रखता है। जादूगरनी ने तुरंत एक रहस्यमयी द्वार खोल दिया, लेकिन तभी स्केलेटर वहां आ पहुंचा और उसने मार्लेना पर हमला कर दिया। समय बहुत कम था, इसलिए जादूगरनी स्वयं ढाल बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने एडम को तुरंत वहां से जाने का आदेश दिया और याद दिलाया कि अब पूरे एटर्निया की उम्मीदें उसी पर टिकी हुई हैं। घबराहट और अफरा तफरी के बीच एडम के हाथ से जादुई तलवार छूट गई और अगले ही क्षण वो उस रहस्यमयी द्वार के पार चला गया। द्वार बंद हो गया और उसी भयानक रात के बाद 15 वर्ष बीत गए। अब कहानी पृथ्वी पर पहुंचती है, जहां एडम जूली नाम की एक लड़की को एटर्निया कैसल ग्रेस्कल और खोई हुई तलवार की पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन जूली उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि एडम केवल कल्पनाओं की दुनिया में जी रहा है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। एक बार फिर ठुकराए जाने के बाद एडम निराश होकर अपने अपार्टमेंट लौट आता है। वहां उसका रूममेट हुसैन उसे समझाता है कि एटर्निया जैसी दुनिया शायद उसके मन की बनाई हुई एक कल्पना है, जो माता पिता को खोने के दर्द से पैदा हुई है। वो एडम को सलाह देता है कि वो इन बातों को भूलकर अपनी नौकरी और भविष्य पर ध्यान दे, लेकिन एडम के लिए ये इतना आसान नहीं था। अगले दिन वो अपनी सामान्य नौकरी पर लौट जाता है, फिर भी उसे हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो चोरी छिपे इंटरनेट पर एटर्निया और खोई हुई तलवार से जुड़ी जानकारियां खोजता रहता है। उसे अब भी पूरा विश्वास था कि उसकी यादें झूठ नहीं हैं और एक दिन उसे अपनी सच्चाई का जवाब जरूर मिलेगा। ये बात उसकी बॉस सूजी की नजरों से नहीं बच पाती। वो एडम को अपने केबिन में बुलाकर आखिरी चेतावनी देती है। सूजी मानती है कि लोगों को समझने और उनसे जुड़ने की उसकी क्षमता बेहद शानदार है, लेकिन वो ये भी कहती है कि तलवारों और काल्पनिक दुनियाओं के प्रति उसकी दीवानगी अब उसके काम को प्रभावित करने लगी है। दफ्तर के कई लोग उसकी हरकतों से असहज महसूस करते हैं, खासकर डेरिल जैसे कर्मचारी। सूजी साफ शब्दों में कहती है कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उसी समय एडम के फोन पर एक रहस्यमयी संदेश आता है। संदेश भेजने वाला दावा करता है कि उसे वो खोई हुई जादुई तलवार मिल गई है, जिसकी तलाश एडम वर्षों से कर रहा था। बदले में वो $300 की मांग करता है। ये सुनते ही एडम सब कुछ छोड़कर तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है। उसकी तलाश उसे एक अजीब सी प्राचीन वस्तुओं की दुकान तक ले जाती है। पूछताछ करने पर दुकान का मालिक एक विशाल वाइकिंग प्रतिमा की ओर इशारा करता है। प्रतिमा के हाथों में वही तलवार मौजूद थी। तलवार को देखते ही एडम की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कैशियर की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो तेजी से प्रतिमा के पास पहुंचता है और उत्साह में मूर्ति को गिराकर तलवार अपने हाथ में ले लेता है। आसपास मौजूद लोग अपने फोन निकालकर उसकी हरकतें रिकॉर्ड करने लगते हैं। एडम को उम्मीद थी कि तलवार हाथ में लेते ही सब कुछ बदल जाएगा। वो जादुई मंत्र बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। न कोई चमक दिखाई देती है, न कोई शक्ति जागती है। लोग उसे पागल और चोर समझने लगते हैं। स्थिति बिगड़ती देख वो तलवार लेकर अपनी कार में भाग निकलता है। अपार्टमेंट पहुंचकर वो पूरी रात तलवार का रहस्य समझने की कोशिश करता है, लेकिन थकान आखिरकार उस पर हावी हो जाती है और उसे नींद आ जाती है। सुबह होते ही घर का डोर बेल बजता है। डोर पर पुलिस होती है। दुकान से चोरी के आरोप में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। हथकड़ी लगाए एडम पुलिस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था कि तभी अचानक माहौल बदलने लगता है। हवा भारी महसूस होने लगती है। अगले ही पल आसमान से एक विशाल और भयानक राक्षसी जीव धरती पर आ गिरता है। वो आसपास की हर चीज को तहस नहस करना शुरू कर देता है। मची हुई अफरा तफरी के बीच एडम अपनी तलवार पकड़ता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दानव उसका पीछा करते हुए उसे सड़क पर घेर लेता है। तभी अचानक इमारतों के ऊपर से एक परिचित आकृति दिखाई देती है। वो थी टीला। अब वो पहले वाली युवा लड़की नहीं, बल्कि एक एक्सपर्ट और खतरनाक योद्धा बन चुकी थी। अपने सटीक वारों से वो उस दानव पर हमला करती है और एडम की जान बचा लेती है। इसके बाद दोनों तेजी से शहर से बाहर की ओर भागने लगते हैं। रास्ते में टीला उसे बताती है कि जैसे ही उसने तलवार को छुआ, पूरे ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली संकेत फैल गया। उस संकेत ने अनगिनत दुनियाओं को बता दिया कि शक्ति की तलवार फिर से सक्रिय हो चुकी है। कुछ देर बाद वे एक विशाल पार्क में पहुंचते हैं, जहां एक अंतरिक्ष यान उनका इंतजार कर रहा होता है। जहाज में चढ़ने से पहले एडम पीछे मुड़कर लोगों की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सच कह रहा था। लेकिन तभी वो राक्षस फिर से उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। दोनों तुरंत अंतरिक्ष यान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अगले ही पल जहाज आसमान को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है। लंबी यात्रा के दौरान एडम टीला से कहता है कि उसने उसे बहुत याद किया
लेकिन टीला का जवाब सुनकर उसका दिल टूट जाता है। वो बताती है कि उसके जाने के बाद एटर्निया पूरी तरह बदल चुकी है। राजकुमार के गायब होते ही स्केलेटर ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसने राजा रैंडोर और रानी मार्लेना को कैद कर लिया और पूरे राज्य पर अत्याचार के बल पर शासन करना शुरू कर दिया। जब उनका जहाज एटर्निया के वातावरण में प्रवेश करता है तो एडम की आंखें नम हो जाती हैं। उसका कभी सुंदर और समृद्ध घर अब खंडहरों में बदल चुका था। टीला कड़वाहट भरे स्वर में कहती है कि स्केलेटर कभी एटर्निया की महानता नहीं चाहता था। वो केवल इतना चाहता था कि अगर ये दुनिया उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी न रहे। लेकिन तभी उनके जहाज की मौजूदगी दुश्मनों की निगरानी प्रणाली द्वारा पकड़ ली जाती है। उधर स्नेक माउंटेन में गहरी नींद में सोया स्केलेटर अपने एक सेवक द्वारा जगाया जाता है। सेवक उसे सूचना देता है कि पवित्र तलवार फिर से सामने आ चुकी है। ये खबर सुनते ही स्केलेटर का चेहरा क्रोध से भर उठता है और पृथ्वी पर असफल रहने वाले उस राक्षसी जीव को वो तुरंत कठोर दंड देने का आदेश देता है। इसके बाद स्केलेटर अपनी शक्तिशाली जादूगरनी ईविल लिन से कहता है कि जब तक शक्ति की तलवार उसके हाथों में नहीं आती तब तक उसका शासन पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। उसकी इच्छा केवल एटर्निया पर राज करने की नहीं थी, वो स्वयं को एक सर्वशक्तिमान देवता बनाना चाहता था। इधर टीला एडम को एक गुप्त भूमिगत ठिकाने पर ले जाती है जहाँ कैसल ग्रेस्कल के बचे हुए लोग और विद्रोही योद्धा छिपकर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जब टीला एडम को खोए हुए राजकुमार के रूप में पेश करती है तो अधिकांश लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये दुश्मनों की कोई चाल हो सकती है। शक तब और बढ़ जाता है जब एडम कई पुराने सैनिकों और अधिकारियों को पहचान नहीं पाता। आखिरकार विद्रोहियों का नेता उसकी तलवार छीन लेता है और उसे कैद कर दिया जाता है। काल कोठरी में एडम की मुलाकात एक घरेलू सेवा करने वाले रोबोट से होती है। उसे पता चलता है कि ये कोई साधारण मशीन नहीं बल्कि एक पुराने युद्धक रोबोट के शक्तिशाली हिस्सों से बना हुआ यंत्र है। एडम उससे सम्मान पूर्वक बात करता है और कहता है, तुम सिर्फ एक सेवक नहीं एक योद्धा हो। रोबोट उसकी बात मान लेता है और अगले ही पल जेल की सलाखें तोड़ देता है। भागने के दौरान उन्हें डंकन भी मिल जाता है। कभी महान योद्धा रहा ये व्यक्ति अब अपराध और निराशा में टूट चुका था। लेकिन तभी पूरे अड्डे में खतरे के सायरन बज उठते हैं। स्केलेटर की सेना ने उनका ठिकाना खोज लिया था। कुछ ही क्षणों में चारों ओर भीषण हमला शुरू हो जाता है। इस अराजकता के बीच एडम अपनी शक्ति की तलवार वापस हासिल कर लेता है और साथियों के साथ जहाज की ओर बढ़ता है। लेकिन उड़ान भरने से पहले उनका रास्ता एक पुराने दुश्मन द्वारा रोक लिया जाता है। वो वही साइबर योद्धा था जिसने वर्षों पहले डंकन को पराजित किया था। एडम पहले बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन जवाब में उसे केवल हिंसा मिलती है। दुष्ट योद्धा उसे बेरहमी से पीटता है और खून से लथपथ कर देता है। अपने साथियों को संकट में देखकर एडम समझ जाता है कि कुछ परिस्थितियों में केवल शब्द काफी नहीं होते। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर वो तलवार को आसमान की ओर उठा देता है। उसी क्षण जादूगरनी की आत्मा उसकी चेतना से जुड़ जाती है। पवित्र मंत्र उसके मन में गूंजने लगते हैं। फिर वो पुकारता है, ग्रेस्कल की शक्ति की सौगंध। अचानक दिव्य ऊर्जा उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। उसका रूप बदल जाता है और आखिरकार चुना हुआ रक्षक जाग उठता है। वो गर्जना करता है, मेरे पास शक्ति है। हालांकि उसे युद्ध का अनुभव नहीं था, फिर भी उसकी अलौकिक शक्ति हर कमी को पूरा कर देती है। वो दुश्मन की धातु वाली भुजा उखाड़ देता है और बाकी सैनिकों को भी परास्त कर देता है। आखिरकार वो अपने साथियों के साथ वहाँ से निकलने में सफल हो जाता है। दूसरी ओर स्केलेटर क्रोध से आग बबूला हो उठता है। उसे विश्वास नहीं होता कि राजकुमार एक बार फिर उसके हाथों से निकल गया। उधर टीला का जहाज एटर्निया के रेगिस्तानी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। महल में स्केलेटर कैदियों से उस रहस्यमयी योद्धा की पहचान पूछता है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वो अपनी जादुई शक्ति से एक बंदी को राख में बदल देता है। ये भयावह दृश्य देखकर एक कैदी सच बता देता है। वो कहता है कि वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि राजकुमार एडम है। उधर रेगिस्तान में एडम की आंख खुलती है। उसके सामने एक रहस्यमयी पक्षी खड़ा था जो जादूगरनी की आवाज में उससे बात करता है। वो पुष्टि करता है कि एडम ही वो चुना हुआ रक्षक है जिसे एटर्निया में शांति लौटाने के लिए चुना गया है। संदेश देने के बाद वो पक्षी गायब हो जाता है। कुछ देर बाद टीला और डंकन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डंकन अब भी अपनी कमजोरियों से जूझ रहा था। ये देखकर टीला उसे उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाती है। बाद में डंकन एडम से कहता है कि शक्ति का उपयोग केवल रक्षा और न्याय के लिए होना चाहिए। सच्चा योद्धा वही होता है जो बल के साथ साथ विवेक का भी सही उपयोग करना जानता हो और शायद यही सीख एडम को उसके सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार करने वाली थी। इसी बीच रात का अंधेरा अचानक एक रहस्यमयी प्रकाश से जगमगा उठता है। आकाश में स्केलेटर का विशाल जादुई संदेश प्रकट होता है और वो एडम के सामने एक खतरनाक सौदा रखता है। वो कहता है कि अगर एडम स्वयं स्नेक माउंटेन आकर शक्ति की तलवार उसके हवाले कर दे तो उसे अपने जीवित माता पिता से मिलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके माता पिता की मृत्यु निश्चित होगी। अपने परिवार के प्रति प्रेम के कारण एडम सीधे दुश्मन के गढ़ में जाने का फैसला करता है। इस मिशन में उसके साथ टीला और डंकन भी शामिल होते हैं।
हैं, जो एक बार फिर अपना पुराना योद्धा कवच पहन लेता है। कुछ समय बाद वे स्नेक माउंटेन के विशाल द्वार तक पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद सैनिक उनसे तलवार सौंपने की मांग करते हैं, लेकिन एडम साफ कह देता है कि वो तलवार केवल स्केलेटर के सामने ही रखेगा। ये सुनकर उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी जाती है। उधर इविल लिन एडम के नए शक्तिशाली रूप को देखकर हैरान रह जाती है। महल के भीतर आगे बढ़ते हुए वे आखिरकार राजा रैंडोर को जंजीरों में कैद पाते हैं, लेकिन पिता और पुत्र का मिलन अभी ठीक से हो भी नहीं पाता कि अचानक एक पहले से बनाई गई योजना के अनुसार हमला शुरू हो जाता है। देखते ही देखते पूरा कक्ष युद्ध भूमि में बदल जाता है। एडम ग्रेस्कल की शक्तियों का उपयोग करते हुए दुश्मनों का सामना करता है और अपने बेटे को इस रूप में लड़ते देखकर बूढ़े राजा को गर्व महसूस होता है। लेकिन तभी इविल लिन शक्तिशाली जादू का प्रयोग करती है। कुछ ही क्षणों में एडम का पूरा शरीर बर्फ की तरह जकड़ जाता है। वो बिल्कुल असहाय खड़ा रह जाता है। इसी दौरान स्केलेटर सामने आता है और उसकी बेबसी का मजाक उड़ाता है। फिर वो घोषणा करता है कि अब एडम की आंखों के सामने उसके पिता को मार दिया जाएगा। निराशा के उस क्षण में एडम अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वो जादुई बंधनों को तोड़ देता है और तलवार को पूरी शक्ति से जमीन में दे मारता है। उस प्रहार से पूरा क्षेत्र हिल उठता है। स्नेक माउंटेन की छत टूटने लगती है और विशाल चट्टानें चारों ओर गिरने लगती हैं। अराजकता के बीच एडम अपने घायल पिता को बचा लेता है। वो उन्हें अपनी बाहों में थाम लेता है। इसी दौरान राजा रैंडोर अपने अंतिम शब्द उससे साझा करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने कभी अपने बेटे से नफरत नहीं की थी। उनकी कठोरता के पीछे केवल एक डर था। वे चाहते थे कि उनका बेटा इतना मजबूत बने कि जीवन की कठिनाइयां उसे कभी तोड़ न सकें। लेकिन अब उन्हें अफसोस था कि शायद उन्हें उसके साथ अलग व्यवहार करना चाहिए था। कुछ ही पलों बाद राजा रैंडोर अपने बेटे की बाहों में अंतिम सांस ले लेते हैं। अपने पिता की मृत्यु से टूट चुका एडम कुछ क्षणों के लिए बिखर जाता है। स्केलेटर इसी मौके का फायदा उठाता है और पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद एडम, उसके साथियों और रानी मार्लेना को फिर से कैद खाने में डाल दिया जाता है। वो अपने बचपन के अपमान, जूली के साथ हुई असफल मुलाकात और अपनी जिंदगी की सारी नाकामियों को दोबारा देखने लगता है। अपनी जीत को लगभग निश्चित मानते हुए स्केलेटर शक्ति की तलवार का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो जादुई शब्द भी बोलता है, लेकिन तलवार में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वो साधारण धातु के टुकड़े की तरह शांत बनी रहती है। गुस्से में वो इविल लिन को पकड़ लेता है। तब इविल लिन उसे समझाती है कि ये हथियार स्वयं एक चेतना रखता है और इसकी शक्ति सीधे कैसल ग्रेस्कल से जुड़ी हुई है। यदि वो उसकी दिव्य ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है तो उसे तलवार को ग्रेस्कल की मुख्य वेदी तक ले जाना होगा। ये सुनते ही स्केलेटर अपनी पूरी सेना को उस प्राचीन किले की ओर बढ़ने का आदेश दे देता है। उधर अंधेरी काल कोठरी में डंकन खुद को असफल मानते हुए पछता रहा होता है, लेकिन तभी एडम सभी कैदियों के सामने खड़ा हो जाता है। पृथ्वी पर बिताए वर्षों में उसने लोगों को समझना और उनका दर्द महसूस करना सीखा था। वो एक एक योद्धा से बात करता है और उनमें फिर से उम्मीद जगाने की कोशिश करता है। एडम घोषणा करता है कि एटर्निया उनका घर है और वो इसकी रक्षा के लिए अंत तक लड़ेगा। साथ ही वो सबको याद दिलाता है कि दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। जीत तभी मिलती है जब सभी लोग एकजुट होकर खड़े हों। उसी समय एक चमत्कार होता है। क्रिंजर अचानक वहाँ प्रकट हो जाता है। ग्रेस्कल की बची हुई ऊर्जा ने उसे बदल दिया था। अब वो विशालकाय और भयावह बैटल कैट बन चुका था। इसके बाद वे रोबोट की मदद से जेल का दरवाजा तोड़ देते हैं और इसी के साथ अंतिम युद्ध की शुरुआत हो जाती है। वे पहरेदारों को परास्त कर दुश्मन के जहाजों पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद सभी लोग कैसल ग्रेस्कल की ओर रवाना हो जाते हैं। जल्द ही किले के आसपास का आसमान युद्ध भूमि में बदल जाता है। एक तरफ अंधेरी सेनाएं थीं और दूसरी तरफ एटर्निया के अंतिम रक्षक। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं, भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। मुख्य सेना दुश्मनों को रोकने में लग जाती है, जबकि एडम और उसके साथी सीधे किले के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। बैटल कैट की पीठ पर सवार होकर एडम और टीला महल के आंगन तक पहुंच जाते हैं। मौका मिलते ही एडम स्केलेटर के हाथों से शक्ति की तलवार छीन लेता है। उधर टीला का सामना इविल लिन से होता है, जबकि बैटल कैट उस राक्षसी जीव से भिड़ जाता है। किले के बाहर डंकन और रोबोट दुश्मन की टुकड़ियों का डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन तभी साइबर योद्धा का युद्धपोत उन पर हमला कर देता है। भारी गोलाबारी में रोबोट नष्ट हो जाता है। अपने साथी का बलिदान देखकर डंकन क्रोधित हो उठता है। वो उड़ते हुए युद्धपोत पर छलांग लगाता है, दुश्मन को काबू में करता है और उसके मुंह में एक सक्रिय ग्रेनेड ठूंस देता है। अगले ही पल पूरा युद्धपोत विस्फोट के साथ आसमान में नष्ट हो जाता है। उधर महल के भीतर स्केलेटर अपने जादुई दंड की शक्ति से एडम की तलवार को चकनाचूर कर देता है। फिर वो एडम को एक भयानक मानसिक भ्रम में फंसा देता है। अचानक एडम खुद को फिर से पृथ्वी पर पाता है। स्केलेटर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि एटर्निया कभी उसका घर था ही नहीं, वो सब केवल एक सपना था। इसके बाद वो टूटी हुई तलवार के टुकड़े से एडम के सीने में वार कर देता है। गंभीर रूप से घायल एडम जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी चेतना जीवन और मृत्यु के बीच भटकने लगती है। उसी रहस्यमयी अवस्था
अवस्था में उसे जादूगरनी और अपने मित्र हुसैन की झलक दिखाई देती है। वे उसे याद दिलाते हैं कि असली शक्ति कभी तलवार में नहीं थी, वो हमेशा उसके भीतर मौजूद थी। तलवार टूट सकती थी, लेकिन चुना हुआ योद्धा नहीं। उसे उसकी दया, करुणा और इंसानियत के कारण चुना गया था। अब एडम अपनी असली पहचान को पूरी तरह समझ चुका था। अगले ही पल वो फिर से युद्ध भूमि में लौट आता है। उसके भीतर से ऊर्जा का विशाल प्रवाह फूट पड़ता है और टूटी हुई तलवार स्वयं दोबारा जुड़ जाती है। एडम उसे आसमान की ओर उठाकर पवित्र शब्दों का उच्चारण करता है। उसी क्षण पूरे इटर्निया में आशा की नई लहर दौड़ जाती है। लेकिन अपनी महानता दिखाते हुए वो पहले लड़ाई रोकने की कोशिश करता है। वो स्केलेटर से कहता है कि इंसान का अतीत नहीं बल्कि उसके वर्तमान फैसले मायने रखते हैं। अभी भी उसके पास बदलने का मौका है। लेकिन स्केलेटर इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वो एडम को कमजोर कहता है और अपने जादुई दंड के साथ अंतिम हमला कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच निर्णायक युद्ध शुरू हो जाता है। चारों ओर ऊर्जा और विनाश का तूफान छा जाता है। लेकिन अब एडम अपनी शक्तियों पर पूरी तरह नियंत्रण पा चुका था। वो हर हमले का सटीक जवाब देता है और अंतिम मुकाबला अपने चरम की ओर बढ़ने लगता है। आखिरकार एडम स्केलेटर के जादुई दंड को नष्ट कर देता है। एक विशाल विस्फोट पूरे क्षेत्र को हिला देता है। जब धूल और मलबा शांत होते हैं तो वहाँ केवल स्केलेटर की खाली खोपड़ी बची होती है, जो उसके अंत का प्रतीक बन जाती है। महायुद्ध के 6 महीने बाद एटर्निया में एक बार फिर शांति लौट आती है। रानी मार्लेना अपना सिंहासन वापस हासिल कर लेती हैं और राज्य का पुनर्निर्माण शुरू हो जाता है। उधर जादूगरनी की आत्मा इस नए संतुलन पर नजर बनाए रखती है, मानो अब भी एटर्निया की रक्षा कर रही हो। राजधानी की कार्यशालाओं में डंकन उस बहादुर रोबोट को दोबारा ठीक कर देता है। मशीन फिर से सक्रिय हो जाती है और सबसे बड़ी बात ये कि डंकन शराब को हमेशा के लिए छोड़ चुका होता है। महल के शांत बगीचे में एडम और टीला पुराने दिनों की बातें करते हैं। वे एडम के बचपन की तस्वीरों को देखते हुए लंबे समय बाद सुकून के कुछ पल बिताते हैं। जब टीला उससे उसके अजीब अजीब नाम रखने की आदत के बारे में पूछती है तो एडम मुस्कुराकर कहता है कि एक नाम ऐसा था जिसे वो कभी नहीं भूला। टीला बाद में अपने अतीत के घावों को भरने के लिए एडम अपने मित्र हुसैन को कुछ समय के लिए पृथ्वी से एटर्निया बुलाता है। वो चाहता था कि हुसैन अपनी आंखों से देख सके कि उसकी सारी बातें सच थीं। दोनों दोस्तों की मुलाकात भावुक और खुशी से भरी होती है और इसी के साथ ये रोमांचक कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।